हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे होंगे दोस्तों। आज हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, और आपको पता है कि इस चैनल पर डेली सुबह रात 8 बजे दोस्तों जीएस का एक टेस्ट चलता है, जिसमें हम लोग लगभग 15 सवाल डिस्कस करते हैं। और ये 15 सवाल नहीं होता दोस्तों, ये सिर्फ कहने के लिए 15 सवाल होता है, लेकिन इसमें हम लोग 100 से अधिक सवाल डिस्कस कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से पूरा इसका एक्सप्रेशन भी करते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें दोस्तों, आज का जो सवाल है, कुछ पहले सवाल की बात करें तो क्या है, देखिए ध्यान से। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के अनुसार प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के अनुसार मतलब इसमें से क्या होता है जो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के अनुसार होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात हम डिस्कस करते हैं। देखो, प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है। देखिए क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण, जैसे मान लीजिए किसी चिकने या पारदर्शी तल से टकराता है, समझिए बात को। जैसे कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए जब कोई प्रकाश किरण दर्पण, इस समतल दर्पण है, क्या है, समतल दर्पण है, इससे क्या हो रहा है, टकराएगा। तो होता क्या है, जब कोई प्रकाश किरण, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण इधर से आ रहा है ना, ऐसे। अब जब यहाँ टकराएगा दोस्तों, तो टकराने के बाद पुनः क्या हो जाएगा, पुनः क्या हो रहा है कि उसी माध्यम में ये वापस लौट जाता है। ठीक है, पुनः क्या होता है, उसी माध्यम में ये वापस लौट जाता है, यानी पुनः जैसे आया हुआ है वैसे आ जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ गए हम। अब देखिए, इसमें जो एक किरण आ रही है, ठीक है, ये जो किरण आ रही है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित आपतित किरण, ठीक है। और जो किरण ये जा रही है दोस्तों इधर से, इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित परावर्तित किरण, ठीक है। देखिए, और इसको जहां पर टकरा रहे हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बोलते हैं दोस्तों इसको, ठीक है। और इस पे आप एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए तो इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। अब देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है कि ये प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चल करके किसी चिकने और पालीदार तल से टकराती हैं, तो पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। देखिए, जैसे मान लेते हैं ये जो माध्यम है ये वायु है। क्या है, कौन सा माध्यम है, वायु। तो प्रकाश जो है वायु से ही आया, ठीक है, किससे आई, वायु से ही आई, और पुनः क्या, वायु में ही चली गई। देखिए, इस तरह से आ रही है और पुनः ऐसे निकल जा रही है। तो ये जो घटना है, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ये जो किरण आ रही है इसको बोलेंगे आपतित किरण, और जो इस जा रही है इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ये क्या होता है, आपतन बिंदु पे अभिलंब। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होंगे। ठीक है, देखिए इस कोण को हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और इस कोण को हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। तो ये देखिए, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको भी याद रखेंगे, आपतन कोण हमेशा क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अब इसको देखिए क्या सही है यहाँ पर। देखिए, तो यहाँ कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, गलत हो गया। यहाँ पर आप देखिए तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये आपका क्या जगह राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपतन कोण परावर्तन कोण के छोटा होता है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। यहाँ पर आप देखें तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो देखिए ध्यान से, तो लेंस के लिए प्रयुक्त आप जल को भी कर सकते हैं दोस्तों, जल को भी लेंस के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं, प्लास्टिक को भी कर सकते हैं और कांच को भी कर सकते हैं। यानी इन सभी पदार्थों को आप क्या कर सकते हैं, लेंस के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेंस दो तरह के होते हैं, मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस और ये होता है, एक होता है अवतल लेंस। इसको बोलते हैं दोस्तों अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। सॉरी, इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस। और इस वाले को क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है, अपसारी लेंस। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है, याद रखेंगे, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा और छोटा और आभासी। उत्तल लेंस का जो प्रयोग है दोस्तों, ये हम कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम कर लेते हैं जो जितने भी सूक्ष्मदर्शी बनाए जाते हैं दोस्तों, उसमें हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे
दूरबीन हो गया दोस्तों, तो दूरबीन में कौन सा लेंस लगा होता है, तो उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। और उत्तल लेंस का प्रयोग हम दूरदृष्टि दोष में भी करते हैं। क्या करते हैं, दूरदृष्टि दोष में भी उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष में हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग करेंगे, तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर का हो जाएगा आपका, राइट आंसर का हो जाएगा मिट्टी का हो जाएगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग लेंस नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। और लेंस में दो फोकस होते हैं, ठीक है, एक होता है प्रथम फोकस और एक क्या होता है, द्वितीय फोकस। तो ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, देखिए क्षमता क्या होता है और इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है, अगर उत्तल लेंस की क्षमता की बात, क्षमता क्या होता है, तो कोई लेंस जो है देखिए लेंस का काम क्या है, तो लेंस का काम है प्रकाश किरणों को मोड़ना और फैलाना। तो कोई लेंस प्रकाश किरणों को जितना तेजी से मोड़ती है उसकी क्षमता क्या होती है, उतना ही अधिक होता है। कोई प्रकाश किरण लेंस को जितना तेजी से फैलाती है उसकी क्षमता क्या होती है, उतना ही क्या होती है, अधिक होती है। कोई प्रकाश किरण जितना तेजी से क्या कर देगा, फैला देगा। सो कोई लेंस से प्रकाश किरणों को जितना जल्दी फैला देगा, जितना, देखिए सिंपल सी बात है, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने तथा फैलाने की क्षमता को क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। और जो लेंस की क्षमता है इसको हम लोग P से लिखते हैं, और पी वाई होता है P और 1/f, जहाँ f क्या होता है, मीटर में होता है। और आपको पता है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, या डायोप्टर कहीं लिखा होता है, तो डायोप्टर याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। अब देखिए लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की, चूँकि देखिए उत्तल लेंस की जो फोकस होती है, उत्तल लेंस की फोकस, ठीक है, यह होती है पॉजिटिव, क्या होती है, पॉजिटिव। लेकिन अगर अवतल लेंस की फोकस की बात करें तो अवतल लेंस की जो फोकस है वो होती है निगेटिव। तो यहाँ पर आप देखेंगे जिसकी यहाँ पर पी पावर क्या है, 1/f है। जब पी और 1/f है तो आप ध्यान से देखिए, तो अगर एफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर एफ पॉजिटिव है तो पी भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर एफ निगेटिव है तो पी भी क्या होगा, निगेटिव आएगा। चूँकि उत्तल लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस का फोकस क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसलिए क्या होगा भाई, इसलिए ये होगा, जो पी होगा आपका वो क्या होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब उत्तल लेंस होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो देखिए ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। तो आप उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, पॉजिटिव, तो क्षमता भी क्या हो जाएगा, क्षमता भी आपका हो जाएगा शून्य, ठीक है, सॉरी धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, देखिए समझिए बात को, अवतल लेंस का क्षमता का जगह निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कहा जाए, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि किसी लेंस की जो फोकस है वो क्या है, 2.5 डायोप्टर है। तो आपसे पूछेगा बताइए कि कौन सा लेंस है। अगर फोकस कितना है, 2+2.5 डायोप्टर है, तो आपसे पूछेगा कि कौन सा लेंस है। तो आप बताइए कि जो क्षमता हो, सॉरी यहाँ पर क्षमता देगा कितना, +2.5 डायोप्टर। तो पूछेगा कौन सा लेंस है। तो देखिए चूँकि क्षमता क्या है, पॉजिटिव है, और आपको पता है पॉजिटिव फोकस किसका होता है, उत्तल लेंस का होता है। तो ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। और आपसे पूछेगा इसका फोकस भी बता दीजिए। तो देखिए फोकस बताने के लिए हम क्या करेंगे भाई, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है 1/f। पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। और जब पी बराबर 1/f होता है तो आप यहाँ पर देखिए क्षमता कितना दे दिया भाई, क्षमता दे दिया 2.5, क्या दीजिए 2.5 है। और आपको निकालना क्या है, 1/f, यानी f का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान देंगे अगर, तो अगर एफ को हम उल्टा कर दें तो एक आ जाएगा 1/2 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। और जब 1/2.5 होगा तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये कितने आएगा, ये तो मीटर में आएगा। और जब इसको आप सेमी में कन्वर्ट करेंगे तो सेमी में कन्वर्ट करके क्या आ जाएगा, तो ये आपका निकल जाएगा 1000/25। जब इसको काटेंगे तो 25 चौका कितना, 40 हो जाएगा। यानी एफ का मान जो निकल गया आपका 40, ये आपका राइट आंसर, यानी जो इसका फोकस होगा कितना होगा, 40 सेमी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपकी आंसर की बात है तो आपको समझ गए आंसर क्या होगा इसका। यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो धनात्मक होगा। उत्तल लेंस का धनात्मक और अवतल लेंस का क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे।
इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? तो देखिए, इसका जो कारण है ये है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, ये इसका क्या है? कारण है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। यानी इस तरह इस घटना को देखिए, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर हम क्या करें, ये आपका एक अलग माध्यम है, इधर मान लीजिए वायु है, इधर जो माध्यम है वो क्या है? एयर, और इधर क्या है? वाटर। तो अगर कोई प्रकाश किरण इधर से ऐसे आ रही है तो इसको रियल में कैसे जाना चाहिए था? रियल में जाना चाहिए था सीधे ऐसे, ऐसे सीधे जाना चाहिए था। लेकिन रियल में क्या होता है कि यह क्या होती है, वैसे ना जा करके इधर मुड़ जाती है, ऐसे इधर नीचे की तरफ क्या होती है? झुक जाती है। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। यानी ये अपने मार्ग से क्या हो जाएगी? भटक जा रही है, ठीक है। तो इस घटने को क्या बोलते हैं हम? प्रकाश का अपवर्तन। तो जो पानी में पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, यह इसी के घटने के कारण होता है। इसके अलावा भी जो तारों का टिमटिमाना होता है दोस्तों, ये भी किसके कारण होता है? इसी के कारण होता है, ठीक है। और इसके बाद जो नदी का जल होता है, वो नदी का जल या स्वच्छ जल की अगर बात करें आप, तो यह कुछ उठा हुआ दिखता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी स्वच्छ जल में आप सिक्का रखे हैं तो ये सिक्का कुछ उठा हुआ दिखता है, तो ये भी किस कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। इस सारी चीज़ें जो दोस्तों होते हैं क्या होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ और, जो सूर्य होता है, ठीक है, वह सूर्योदय से वास्तविक सूर्योदय से कुछ देर पहले दिख जाता है और वार्षिक सूर्यास्त से कुछ देर बाद दिखता है। और ये कितने टाइम तक पहले? इनमें देखिए, वार्षिक सूर्योदय और मतलब वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्योदय, मतलब इन दोनों में अंतर कितना होता है? यानी 2 मिनट का अंतर होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वार्षिक सूर्य मतलब वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्योदय में कितने मिनट का अंतर होता है? तो 2 मिनट का अंतर होता है, ये याद रखिएगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि जो सूर्योदय होता है दोस्तों, ठीक है, सूर्योदय होता है उस होने से 2 मिनट पहले ही सूर्य हमको क्या होता है? दिख जाता है। तो इसी को बोलते हैं आभासी सूर्योदय, ठीक है। तो इनका गैप कितना मिनट पहले दिखाई देता है? 2 मिनट पहले। और डूबने के कितने मिनट तक दिखाई देता है? तो अगर सूर्य डूब जाता है उसके 2 मिनट बाद तक क्या होता है? सूर्य हमको दिखाई देता रहता है, ठीक है। तो ये 2 मिनट का गैप होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर का जाएगा अब प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है, अगर किसी प्रकाश का जो कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके क्या क्या चीज़ें बदल जाते हैं? तो याद रखिएगा, जो उसका बदल जाता है क्या? तो उसका वेग बदल जाएगा, उसका तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, तरंगदैर्घ्य। लेकिन दोस्तों क्या नहीं बदलता है? तो उसकी जो आवृत्ति है, ये आवृत्ति क्या होती है? नहीं बदलती है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगर कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी, ठीक है। ओके। अच्छा, प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसमें क्या बदलता है? तो उसमें सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ बदल जाता है क्या? आयाम। आयाम क्या होता है? बदल जाता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं कौन से? देखिए, जो सोलर कुकर होता है दोस्तों, क्या होता है? सोलर कुकर, इसके ऊपर जो हो, ठीक है, ये अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन? सॉरी, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब कहेंगे अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? तो देखिए, अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है? अभिसारी होता है। मतलब ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पे क्या करता है? इकट्ठा करता है। तो ये दर्पण जो है, अवतल दर्पण एक बिंदु पे इकट्ठा करता है और एक जगह प्रकाश किरणों को सीधे क्या करता है? अंदर की ओर भेजता है, जिससे कोई भी चीज़ें जल्दी क्या होती है? पक जाते हैं। तो याद रखिएगा, सोलर कुकर में हम प्रयोग करते हैं किसका? अवतल दर्पण का। इसके अलावा अवतल दर्पण का प्रयोग और हम क्या करते हैं? तो जो सैलून वगैरह होता है उसमें क्या करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फिर जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो सूक्ष्मदर्शी होता है, दूर उसको सूक्ष्मदर्शी का हम प्रयोग करते हैं, वो उसमें भी अवतल दर्पण लगा होता है। जो डॉक्टर लोग आँख कान को जांच करने के लिए जो सूक्ष्मदर्शी रखे होते हैं, उसमें कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है, सॉरी, अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग आपको पता ही है कि जो आपके क्या होते हैं, गाड़ी वगैरह होते हैं, उनके वाहनों में जो प्रयोग किया जाता है वह उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको समझना चाहिए, इसको आपको याद रखनी चाहिए, कभी भी कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझते हैं। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए ध्यान से, अगर कोई प्रकार प्राकृतिक गैस है दोस्तों, ठीक है, उसका क्या हो रहा है और दहन हो रहा है, तो आपको पता है किसी प्राकृतिक गैस को जब आप जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो उसमें से क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा, और जहाँ से ऊष्मा निकलेगा वहाँ वहाँ क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। कौन सा होगा, ऊष्माक्षेपी। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें जिससे ऊष्मा निकलती है। जैसे आप क्या करते हैं, जब ग्लूकोज होता है दोस्तों, जो ग्लूकोज होता है उसका क्या होता है, जब उसको जलाया जाता है, ठीक है, तो उसमें से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। यानी पाचन क्रिया में भी क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो जहाँ से ऊष्मा निकलती है ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। और जहाँ ऊष्मा क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए अगर ऊष्मा निकल रही है तो क्षेपी, और अगर ऊष्मा अवशोषित हो रही है, ऊष्मा लग रही है, उसमें अंदर जा रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो संयोजन को ऐसे समझिए, जब ये दो अभिकारक, इसको बोलते हैं हम अभिकारक और इसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो जब दो अभिकारक मिल करके, ठीक है, एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके क्या करते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखेंगे श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसको आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का जो रंग होता है वो कैसा होता है। देखिए, तो इस परत का जो रंग होता है दोस्तों वो क्या होता है, काला होता है। क्या होता है, काला। अब देखिए कॉपर जो होता है, जब कॉपर को खुला छोड़ देते हैं या कॉपर का जब नमी या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा देते हैं, ठीक है, कॉपर, तो क्या हो जाता है, ये बना लेता है कॉपर ऑक्साइड। क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। और ये कॉपर ऑक्साइड क्या होता है दोस्तों, ये काले रंग का होता है। किस रंग का होता है, काले रंग का होता है, जो उसके ऊपर क्या होता है, बैठ जाता है। यानी कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है, परत जम जाता है, जो क्या होता है, काले रंग का होता है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ को आप याद रखेंगे। इसी प्रकार दोस्तों लोहे को जब आप वायु से अभिक्रिया कराएंगे तो आयरन ऑक्साइड का प्रयोग कर, मतलब जो आपका पूछे जंग क्या फार्मूला क्या है, जंग लग जाता है, यानी F2O3। एक किसका फार्मूला है भाई, जंग का फार्मूला है। यानी इसमें दो अणु इसके मतलब पानी के भी होते हैं, तो Fe2O3.2H2 एक किसका फार्मूला है, ये जंग का है। यानी जिसको आप बोल सकते हैं जंग लगना, समझ रहे हैं ना। जैसे लोहे के ऊपर क्या होता है, एक भूरे रंग की क्या होती है, परत जम जाती है। कुछ देर बाद अगर लोहे को आप क्या कर दें, वायुमंडल में छोड़ दें तो वह कुछ देर बाद उस पर भूरे रंग की क्या होती है, परत जम जाती है। तो ये क्या होता है, जो वायु तथा नमी पा करके यह क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्वेश्चन ये पूछता है दोस्तों कि बताइए कि अगर किसी लोहे पर क्या लग गया है, जंग लग गया है, तो उसका वजन बढ़ेगा या घटेगा। तो बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा, इसको आप याद रखेंगे, वजन इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होते हैं दोस्तों। तो देखिए जिंक तथा लेड, जैसे जो एक सक्रियता श्रेणी है दोस्तों, इसमें सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर क्या है, लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर आपका पोटेशियम है, फिर आपका मैग्नीशियम है। मतलब एक सक्रियता श्रेणी है दोस्तों, इसमें जो धातुओं को रखा गया है दोस्तों, तत्वों को रखा गया है, उसके मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो जो धातुएं जितनी ऊपर होती हैं वह उतना ही क्या होती हैं, क्रियाशील। जैसे लिथियम जो है सोडियम से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, इसे सोडियम पोटेशियम से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो देखिए बीच में क्या है, हाइड्रोजन है। तो देखिए हाइड्रोजन के जो ऊपर जो है, ऊपर अगर हाइड्रोजन के आप ऊपर जाएंगे और हाइड्रोजन के नीचे आएंगे, तो हाइड्रोजन के ऊपर जाएंगे तो क्रियाशीलता क्या होगा, बढ़ेगा, और हाइड्रोजन के नीचे आएंगे तो क्रियाशीलता क्या होगा, घटेगा। समझ में आ गया ना।
तो अब देखिए यहाँ पर जिंक तथा लेड की अपेक्षा जो क्या होता है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा जो है दोस्तों ये क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। जैसे आप विद्युत रसायन, इसको आप बोलते हैं सक्रियता श्रेणी भी बोलते हैं या विद्युत रसायन श्रेणी भी बोलते हैं। तो विद्युत रसायन श्रेणी में जो धातुएं जितने ऊपर होती हैं वे उतना ही अधिक क्रियाशील होती हैं। तो देखेंगे जिंक जो होता है दोस्तों, ठीक है, जिंक जो है और जो लेड है ये दोनों क्या है, कॉपर से नीचे हैं। तो ये कॉपर से क्या होगा, ये जो कॉपर से कम क्रियाशील होंगे। तो याद रखिएगा जिंक तथा लेड जो है कॉपर की अपेक्षा क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात करें तो क्या होगा, लिथियम होगा, क्योंकि ये विद्युत रसायन श्रेणी में सबसे ऊपर आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका क्या है, अंगूर का किण्वन करना एक क्या है दोस्तों, है ना। तो देखिए किण्वन करना जो है दोस्तों क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दो तरह के परिवर्तन होते हैं। देखिए तो इसका क्या जाएगा, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन समझते हैं, फिर भौतिक परिवर्तन समझते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, सबसे पहली बात ये बहुत ही स्लो स्लो होता है, ठीक है। दूसरी बात कि इसमें जो तत्व है, ठीक है, ये पूर्णतः दूसरे तत्व में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे यानी इनका जो गुण है दोस्तों वो क्या चेंज हो जाता है, समझ में आ गया। गुण चेंज होने का मतलब समझिए, जैसे दूध है, दूध अगर दही बन गया दोस्तों, है ना, दूध क्या हो गया, दही बन गया। तो दूध और दही के जो गुण हैं वो क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग। दूध का गुण कुछ अलग होता है, दही का कुछ अलग होता है। मतलब इसका कुछ भी इसमें इसका गुण नहीं पाया जाएगा, यानी गुण क्या होता है, बदल जाता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक नए पदार्थ की निर्माण होती है दोस्तों, और उस नए पदार्थ में का जो गुण है वो पुराने पदार्थ के गुण से क्या हो, भिन्न हो। रंग भी बदल सकता है दोस्तों, है ना, क्या होता है, रंग भी बदल सकता है। जैसे अब वही जंग लगने की बात करें तो जंग लगना मतलब क्या, उस पर भूरे रंग का परत जम जाता है तो उसका रंग क्या हो गया, बदल गया। तो ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया सिंपल समझिए, अगर ए से, ठीक है, ए से क्या हो जा रहा है, बी बन जा रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया में बी से आप ए नहीं बना पाएंगे। एग्जाम्पल में अगर आपने दूध से दही बना दिया तो क्या दही से भी दूध बना पाएंगे, कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें आप एक पदार्थ को अगर बदल देते हैं तो पुनः उसको प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला पाएंगे। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, भौतिक अभिक्रिया क्या होता है, तो इसमें आप बदल सकते हैं। जैसे समझिए, यानी एक पदार्थ को अगर बदलें तो फिर उसको पुनः अपनी अवस्था में ला सकते हैं, और इनके गुण में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, यानी इनका गुण क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। जबकि रासायनिक अभिक्रिया में आपका रंग बदल सकता है, उसके गुण बदल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन भौतिक अभिक्रिया में दोस्तों ऐसा नहीं होता। देखिए ध्यान से समझिए बात को। जैसे क्या होगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए बर्फ पिघल गया, है ना, बर्फ का पिघल करके क्या बन गया दोस्तों, बर्फ को अगर गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पानी। लेकिन अगर पानी को फिर ठंडा करेंगे क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो एक कौन सी अभिक्रिया हो गई, इसमें एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को मतलब ला सकते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये आपकी हो गई रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ गए कि भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में क्या फर्क है। याद रखिए भौतिक अभिक्रिया में उसका जो गुण है क्या होता है, बदल जाता है, रंग भी क्या होता है, बदल जाता है। रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी, रासायनिक में, भौतिक अभिक्रिया में जैसे बर्फ है, अगर बर्फ जो है पानी बन गया तब भी वो उसमें अगर मीठा नहीं होगा, मतलब समझिए बात को, उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे बर्फ था, जैसा उसका रंग था वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो चूंकि पानी क्या है दोस्तों, एक रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो बर्फ भी क्या होगा, एक रंगहीन ही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छी तरह से आप इसको अच्छी समझ गए होंगे। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकार की जो लौ निकलती है दोस्तों, है ना। तो देखिए जो मैग्नीशियम का रिबन अगर दहन होता है तो यह नीली रंग के क्या होता है, मतलब अगर मैग्नीशियम का रिबन है दोस्तों, है ना, क्या है, मैग्नीशियम का रिबन है, इसको आप जलाएं तो नीले रंग के लौ के साथ ही जलती है। किस रंग के, नीले रंग के लौ के साथ जलती है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह में से संबंधित नहीं है? देखिए, अगर विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में टोटल 8 विटामिन आते हैं दोस्तों, जिसमें अगर बात करें तो राइबोफ्लेविन है, थायमीन भी है, पायरिडॉक्सिन भी है, रेटिनॉल नहीं है। ठीक है, रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का नाम है। किसका नाम है? रेटिनॉल जो है विटामिन ए का नाम है, इसको याद रखेंगे। तो आपसे पूछा जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन पाए जाते हैं, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में दोस्तों ए पाए जाते हैं, टोटल 8 विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, रेटिनॉल किसका नाम है? विटामिन ए का नाम है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से पता है ना कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से अनुवांशिक रोगों में से कौन यौन संबंधित है? देखिए, क्या होता है दोस्तों कि यौन संबंध मतलब जो यौन से मतलब है संबंधित है, उस रोग की बात करें तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया दोस्तों एक क्या है? यौन संबंधित रोग है, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन क्या है? ये आपका है उच्च रक्तचाप। ठीक है, उच्च रक्तचाप को क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही सिंपल सा है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो याद रखिएगा, मनुष्य में जो पाचन क्रिया है ये मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। और आपको पता है कि ये कई तरह से फिर मुख से जब प्रारंभ होती है तो मुख में जो है एमाइलेज नाम का लार होता है, फिर वो स्रावित होता है, जिस जो भोजन को मिलाने में क्या करता है? सहायता करता है। तो देखिए, लार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? लार में क्या पाया जाता है? ठीक है, तो एमाइलेज नामक क्या होता है? हार्मोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होने चाहिए। अब देखिए, इसके बाद ये अमाशय में जाता है, मतलब उसमें भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? स्राव होता है। जो पेट में आपसे पूछेगा कि पेट में किस अम्ल की क्या होती है? स्राव होती है। तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है? स्राव होता है, जो भोजन को पचाने में क्या करती है? सहायता करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने होंगे। तो याद रखिए, मनुष्य की में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से ही प्राप्त हो जाती है। ठीक है, मुख से ही पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अनुवांशिकी किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे, जो अनुवांशिकी है यह है संबंधित किससे? अनुवांशिकता से है। किससे है? अनुवांशिकता से संबंधित है अनुवांशिकी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन को समझते हैं, देखते हैं क्या है। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहते हैं? तो देखिए, जो कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन है इसको आप क्या बोलते हैं? इससे पहले हम और चीज़ें भी देख लेते हैं, जैसे जैसे लिम्नोलॉजी होता है, लिम्नोलॉजी। इसमें आप किसका अध्ययन करते हैं? झीलों का अध्ययन करते हैं। तो झीलों का अध्ययन किस में कर देंगे? लिम्नोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें पेट्रोलॉजी होता है। पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पेट्रोलॉजी में आप करते हैं पत्थरों का। किसका करते हैं? पत्थरों का करते हैं पेट्रोलॉजी में अध्ययन। इसी की तरह दोस्तों अगर आप बात करें तो शैवालों का जो अध्ययन है वो क्या होता है? शैवालों का फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में हम लोग करते हैं शैवालों का अध्ययन। ठीक है, फिर अगर बात करें माइकोलॉजी में, तो माइकोलॉजी में हम लोग करते हैं कवकों का अध्ययन। ठीक है, माइकोलॉजी, तो इसमें कहा जाता है कवक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर अगर बात करें दोस्तों कि ऑर्निथोलॉजी में क्या करते हैं? ऑर्निथोलॉजी में हम करते हैं पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी में इसमें हम लोग करते हैं पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर आप एंटोमोलॉजी में करते हैं एंटोमोलॉजी में हम लोग करते हैं कीटों का अध्ययन करते हैं। पीडोलॉजी में हम करते हैं मिट्टी का अध्ययन। ठीक है, मिट्टी का अध्ययन करते हैं पीडोलॉजी में। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर बात करें कि इकोलॉजी में हम क्या करते हैं? इकोलॉजी जो होता है इसमें हम लोग करते हैं जीव और पर्यावरण के बीच में वैज्ञानिक संबंध का अध्ययन करते हैं इकोलॉजी में। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों
आपका कार्डियोलॉजी की बात करें तो कार्डियोलॉजी जो है इसमें हम हृदय का अध्ययन करते हैं, ठीक है। कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन करते हैं। सिस्मोलॉजी में आपको पता है भूकंप का अध्ययन करते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। और ओफियोलॉजी, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ओफियोलॉजी में हम लोग करते हैं ओफियोलॉजी, इसमें हम लोग सर्पों का अध्ययन करते हैं, जो सांप होते हैं इसका अध्ययन करते हैं हम लोग ओफियोलॉजी में, ठीक है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका अगर राइट आंसर की बात करेंगे आप, तो इस क्वेश्चन का जो राइट हो जाएगा ओकोलॉजी में हम लोग कैंसर का अध्ययन करते हैं ना। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन किस में करते हैं? ओकोलॉजी में करते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चन थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही कम समय में लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको पसंद आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्द ही मिलेंगे अपने कल की वीडियो में दोस्तों, फिर 15 क्वेश्चन के साथ, नए जोश के साथ। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको भी ये सेशन बहुत ही अच्छा लगता होगा, ठीक है। धन्यवाद।